आज न्यूक्लियस के बारे में हम कुछ नया समझेंगे। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये मास डिफेक्ट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कट गया, बाइंडिंग एनर्जी है। एक न्यूक्लियस मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियस मिलकर के बना हुआ है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। सपोज हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब जब ये सोडियम का न्यूक्लियस कभी नेचर में बना होगा तो कैसे बना होगा? नेचर में जब बने ये सारे एलिमेंट, उससे पहले सारे न्यूक्लियॉन, सारे पार्टिकल इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, सारे के सारे इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे। तो क्या हुआ कि 11 प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, 11 प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स? 12 न्यूट्रॉन्स। ये सारे न्यूट्रॉन्स ये सब अलग अलग थे। कैसे थे? आइसोलेटेड थे। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मीनिंग ये है कि ये सब के सब नॉन नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर थे। इतनी डिस्टेंस थी इनके बीच में कि एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रहा था। नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर थे सारे के सारे। फिर क्या हुआ? फिर ये सारे के सारे क्लोज आ गए। नेचर में जब बना ये सोडियम एटम, और कुल मिलाकर क्या हुआ? ये सब का सब बंद करके एक न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। 11 तो प्रोटॉन और इनके बीच में 12 न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं और जो रेड से बनाए हैं वो सारे प्रोटॉन्स। और अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है? वो डिस्टेंस है आर नॉट। आर नॉट मतलब क्या? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ओके। जब ये आइसोलेटेड स्टेट में थे सारे के सारे, एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर थे, आइसोलेटेड स्टेट में थे, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? जब एक दूसरे के साथ में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? ना तो इन दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। इनके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में दो एक दूसरे से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है कि इनके बीच में ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? अगर अट्रैक्शन है किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में, तो अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव। और अगर रिपल्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो रिपल्शन के कारण एनर्जी होती है पॉजिटिव। न रिपल्शन है न अट्रैक्शन है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम है 0, जब ये एक दूसरे के साथ नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर है। ठीक है। और जब यहां आ गए, ये किस पर आ गए? आर नॉट डिस्टेंस पर आ गए। तो आर नॉट डिस्टेंस पर जब ये आ गए हैं, कल हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था, ऐसा सा ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया था एनर्जी का, एनर्जी और डिस्टेंस का।
तो यहाँ ये डिस्टेंस थी, ये आर नॉट थी। इनकी एनर्जी कैसी है? इनकी एनर्जी निगेटिव है। तो जब ये एक न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एक न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो अब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गई। ठीक है, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरी जेब में, न्यूट्रल। मैंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं 5 लाख का कर्जदार हो जाऊंगा ना। भाई था तो कुछ भी नहीं, क्रेडिट कार्ड पे मैंने खरीद लिया दबा के, ऑनलाइन ये भी और वो भी। तो क्या होगा? 28 दिन बाद बैंक वाले क्या आएंगे, भाई पैसे दे। तो क्या हो गया? मैं निगेटिव में आ गया। लेकिन निगेटिव में कब आया? जब मैंने कुछ खर्च कर दिया, जब कुछ बाहर निकाल दिया सिस्टम के। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इन सारे न्यूक्लियॉन्स की। कब? जब एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर है। तो न्यूक्लियस बनने के बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम कुछ एनर्जी क्या हुई है? बाहर निकली है। कुछ एनर्जी बाहर निकली, तभी तो निगेटिव में पहुंच गए। जीरो से निगेटिव में पहुंचने का मतलब क्या हुआ? कुछ निकाला इन्होंने अपने, कुछ जो है ऑनलाइन इन्होंने क्रेडिट कार्ड अपना यूज करा है। करेक्ट। अब न्यूक्लियस के पास तो क्रेडिट कार्ड था नहीं, तो इन्होंने एनर्जी कहाँ से निकाल दी भाई? इन पे कहाँ से आ गई एनर्जी? इन पे तो पैसे थे ही नहीं, ना इन्हें कोई बैंक पैसे दे रहा था। तो फिर इन पे एनर्जी कहाँ से आ गई बाहर निकालने के लिए? देखो, बड़ा अजीब सा फिनोमिनन है, सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन होता है नेचर में ऐसा। मैं तुलाराम जी के यहाँ लेके गया ये सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स। मैंने कहा जरा इन्हें तोल के बता दो कितने। ठीक है, मतलब ये बादाम, काजू, किशमिश, चीनी और बाकी सारी चीजें मैंने कहा तोलना जरा कितने बैठ रहे। बैठ लिया। उसके बाद घर आया, मम्मी ने कहा बेटा इन्हें कूट। मैंने लो कूट दिया। पीस दे मिक्सर में, पीस दिया। चल लड्डू बांध, बांध दिए लड्डू। मैं लड्डू लेके गया तुलाराम जी के पास, मैंने तो तोलना तो कितने के। तो सारा सामान तो मेरा बैठ रहा था 4 किलो का, लड्डू बैठे 3.5 किलो। अबे 500-250, आधा किलो कहाँ गायब हो गया इसमें से? आधा किलो कहाँ गायब? पॉसिबल है क्या ऐसा? ऐसा पॉसिबल है क्या? है? क्यों, मैं बीच में खा नहीं जाऊंगा थोड़ा बहुत बनाते बनाते? एक बार बताओ, मम्मी का मैं काम करूं, फ्री में काम कर दूंगा क्या? थोड़े बहुत बादाम, काजू वाजू तो अपना थोड़ा बहुत तो अपना चले गई है। भाई लड्डू बांधने के लिए हाथ दुखेंगे, एनर्जी चाहिए, तो कहां से मिलेगी एनर्जी? खा जाऊंगा ना थोड़ा बहुत तो बीच में ही। तो वही, ये भी यहाँ भी प्रोसेस हो जाता है, वही प्रोसेस है यहाँ भी। बीच में थोड़ा सा खा जाते हैं ये, अपने आप को ही खा जाते हैं। अब यहाँ तो मम्मी मम्मी कोई है नहीं इनकी, इन न्यूक्लियॉन्स की, है ना? न्यूक्लियॉन्स है सारे के सारे, 11 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए मिलके, कहने लगे चलो चलो ऐसा करें, बन के मिलके सारे न्यूक्लियस बन जाए, सोडियम का न्यूक्लियस बन जाए। सब में आपस में एग्रीमेंट हो गया, चलो भाई चलो चलो। सब मिलके क्या करते हैं? न्यूक्लियस बन जाते हैं, है ना? लेकिन न्यूक्लियस बनते हुए क्या हो गई? एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो भाई एनर्जी निकालनी पड़ेगी, न्यूक्लियस तो तब बनेगा, अभी हमारी तो एनर्जी जीरो है। और न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए? निगेटिव। भाई न्यूक्लियस तो तब बनेगा ना जब निगेटिव आ जाए एनर्जी, स्टेबल तो तब होगा न्यूक्लियस। अगर हम सबको मिलकर सोडियम का एक न्यूक्लियस बनाना, स्टेबल न्यूक्लियस बनाना, तो निगेटिव चाहिए, एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम जो हमारी जिम में तो कुछ है नहीं, निकाल दो इसमें से कुछ, तो कर्जदारी में आ जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा, बढ़िया मजे ऐश करेंगे, देखा जाएगा जो होगा। स्टेबल तो हो जाएंगे। कहने लगे ठीक है, फिर एनर्जी कहाँ से निकाले भाई?
तो क्या होता है, ये खुद अपने आप को खा जाते हैं, खुद अपने आप को खा जाते हैं। मतलब क्या हुआ, कैसे अपने आप को खा जाते हैं, जैसे मैं लड्डू बनाते बनाते बादाम बादाम चबा गया थोड़ा सा, ऐसे खा जाते हैं अपने आप को। कैसे कि 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स, इन सब का टोटल मास, और जब ये बन गए 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन बन गए किसका, सोडियम न्यूक्लियस। तो यहां मास ऑफ Na न्यूक्लियस, सोडियम के न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है इनसे। यानी 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन को एक एक करके अलग अलग आप तोल लो, जितना इनका टोटल मास आएगा उससे कम मास हो जाएगा किसका, सोडियम के न्यूक्लियस का। मतलब ऐसा मत समझना कि एक आध प्रोटॉन इसमें से खत्म हो गया, एक आध न्यूट्रॉन, ना 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 ना, 11 के 11 प्रोटॉन रहेंगे, 12 के 12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहेंगे, गिनती में तो उतने ही रहेंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़ा सा इनका मास कम हो जाएगा। और जब मास कम हो गया तो आइंस्टीन ने कहा कि ये जो मास है ये mc² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही एनर्जी क्या होगी, यही एनर्जी बाहर निकलकर चली जाएगी, और अब इनकी टोटल एनर्जी निगेटिव बन गई। टोटल एनर्जी कैसी हो गई, निगेटिव बन गई। ठीक है, अब जरा इसका उल्टा सोचो। सोडियम का न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं। इन सारे न्यूक्लियॉन्स को, एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूट्रॉन को आपने अलग अलग करना है। बंधे हुए न्यूक्लियस से वापस इन्हें आइसोलेटेड स्टेट में लेकर जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हम्म, एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी इस स्टेट में, न्यूक्लियस की स्टेट में, जब ये न्यूक्लियस बंधा हुआ है तो न्यूक्लियस, बंधे हुए न्यूक्लियस में एनर्जी है निगेटिव। उस निगेटिव एनर्जी को बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब निगेटिव एनर्जी कैसे बढ़ेगी, भाई मैं कर्जदारी में से कैसे बाहर निकलूंगा, 5 लाख की इनकम करूं किसी तरह से, है ना। तो जब एक न्यूक्लियस है, एक पूरा बंधा हुआ स्टेबल स्टेबल न्यूक्लियस है, और इस स्टेबल न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स आपको अलग अलग करने हैं, क्या बनाने हैं, न्यूक्लियॉन्स अलग अलग बनाने हैं। कैसी, किस स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में बनाने हैं न्यूक्लियॉन्स। तो फिर इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इनकम करनी पड़ेगी, कहीं सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा सोर्स। बस जितनी एनर्जी ये देनी पड़ेगी किसी न्यूक्लियस को, उसके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में, आइसोलेटेड स्टेट के न्यूक्लियॉन्स में ब्रेकअप करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यही इसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। समझ गए बात, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी, कितनी होगी ये, कितनी होगी बाइंडिंग एनर्जी। साफ सी बात यह है कि जब न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर न्यूक्लियस बनाया था, उस समय जितनी एनर्जी इन्होंने निकाली थी, बस उतनी ही एनर्जी तो देनी पड़ेगी वापस इन्हें लाने के लिए। भाई एनर्जी निकालकर जीरो से निगेटिव में आ गए, तो निगेटिव से जीरो में लाने के लिए एग्जैक्टली उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में इट इज क्या है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस इनटू आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन्स। आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी है। और ये कितनी एनर्जी है एक्चुअल में, ये एनर्जी है एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनते टाइम जो एनर्जी निकली थी वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, एक वर्ड बोला था यहाँ मास डिफेक्ट, कुछ समझ आया मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट क्या है बता दिया देखो अभी आपको यहीं पर। हाँ बोलो। हाँ, कि जब सारे न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं तो थोड़ा सा इनका मास कम हो जाता है। यही जो मास कम हो गया, ये वाला मास, यही मास कहलाता है मास डिफेक्ट। मतलब क्या है मास डिफेक्ट? कि न्यूक्लियॉन्स की आइसोलेटेड स्टेट में इनका टोटल मास ले लो और फिर न्यूक्लियस का मास ले लो। न्यूक्लियॉन्स आइसोलेटेड स्टेट में न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास में से न्यूक्लियस का मास आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, जितना कम होगी आपको पता लग जाएगा। यही मास क्या है? मास डिफेक्ट है। समझ आएगी बात नहीं? मास डिफेक्ट समझ आया? बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई? हम्म। मास डिफेक्ट एक बार बताऊं, जब न्यूक्लियॉन्स सारे अलग अलग है, जब ये न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हैं, आइसोलेटेड स्टेट में है, नॉन इंटरेक्टिंग स्टेट में है, और इस स्टेट से जब ये बंधते हैं न्यूक्लियस में तो इन सभी के मास थोड़ा सा कम हो जाता है। इनमें से हर एक प्रोटॉन का मास थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, हर एक न्यूट्रॉन का मास थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के बंधे हुए स्टेबल न्यूक्लियस का मास इंडिविजुअल आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से कम हो जाना है। जितना मास कम हो गया, बस इस मास को हम क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट बोलेंगे। और इस मास को आइंस्टीन इक्वेशन से आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, ये एनर्जी में क्या हो जाएगी? डेसिपेटेड हो गई, ये निकल गई न्यूक्लियस बनते टाइम में। और जो एनर्जी न्यूक्लियस बनते टाइम में निकली है, न्यूक्लियस बनते टाइम में निकली, वही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपने एक स्टेबल न्यूक्लियस को उसके इंडिविजुअल आइसोलेटेड न्यूक्लियस में तोड़ देना है तो। बस जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये बाइंडिंग एनर्जी है। सिंपल कंसेप्ट होते हैं फिजिक्स के एकदम, बस समझने वाला दिमाग चाहिए। नहीं, दिमाग चाहिए नहीं एक्चुअली, दिमाग घर छोड़कर आ जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ इसके अंदर। तो फिजिक्स बिल्कुल सिंपल है एकदम, सबसे प्यारा, सबसे मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, बस इसे तो रात दिन बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, करते रहो करते रहो, इतना मजा आता है कि ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे। और कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात है इसके साथ, दिमाग घर छोड़ के आओ, दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ खर्च ही नहीं करना। कितनी बढ़िया बात। महावीर जी, इतना बढ़िया सौदा बता रहा हूं आपको, फायदा ही फायदा, खर्च कुछ नहीं, फायदा ही फायदा। हम्म। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपने कहा गया, आपने इस स्टेबल न्यूक्लियस को उतनी एनर्जी दे दी जितनी एनर्जी इसने लूज करी थी, और ये सारे आइसोलेटेड हो गए, तो जो मास इनका खत्म हुआ था वो गेन कर देंगे वापस। मतलब एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली आज तक ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन हिम्मत चाहिए भैया, आप में अगर हिम्मत है तो तोड़ लो इन्हें। आज तक टूटा नहीं है कोई भी न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी हमारे पास है ही नहीं कि हम दे सकें। छोटे से छोटे हीलियम के न्यूक्लियस को भी हम इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि वो इंडिविजुअल न्यूक्लियस में टूट जाए, अभी नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएगी शायद। अच्छा, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियस को न्यूक्लियस में तोड़ना, करेंगे क्या इन न्यूक्लियस का हम? ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना लिया आपने अलग अलग, अब करोगे क्या इसका? कुछ भी यूज नहीं है, बिकेगा ही नहीं। तुलाराम जी कहाँ ले जाओ, ले जाओ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन लाया हूँ बढ़िया क्वालिटी के एकदम ओरिजिनल। मैं भैया ये कौन खरीद रहा है? हाँ चल, हमें ना भीड़ करनी दुकान में, इन्हें रख के इन्हें कोई ना खरीदता। तो अभी हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। किसी भी न्यूक्लियस को तोड़कर उसके फ्रेगमेंट्स बनाने, अगर हमें न्यूट्रॉन चाहिए
तो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है हमारे आपके आसपास ना। आप पीछे मुड़ के देखो, ऊपर देखो, छत के आसपास बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, अरे देखो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बिखरे फिरे हुए फ्री में अवेलेबल है। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स थोड़ा सा थोड़ा इन्हें खर्च करना पड़ता है। कैसे प्रोटॉन आप कैसे निकालोगे, प्रोटॉन कहां से निकालोगे? अगर आपको बाय द वे प्रोटॉन चाहिए भी, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन चाहिए, तो क्या करो? हाइड्रोजन का एटम है जिसमें कि केवल एकमात्र प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना? कितनी? इसे कुल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जस्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगा? एस्केप कर जाएगा। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा एक प्रोटॉन। मिल गया। तो जो चीज सस्ते में मिल रही है उसे महंगी क्यों लोगे आप? बताओ। जिस चीज को खरीदने का आपके पास जो ऑफर में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, 65 में मिल रहा है, सड़क पे रखे हुए मिल रहा है, ले लो 4 रुपए के 100, 4 रुपए के 100 प्रोटॉन, तो भाई आप 4 लाख रुपए के 2 प्रोटॉन क्यों खरीदोगे? है नहीं? तो बेकार की बात है ना वो तो अभी हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अगर जितनी एनर्जी इसने लूज करी थी सोडियम ने बनते हुए, उतनी एनर्जी अगर आप दे दो इस सोडियम को। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये सोडियम उसे एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये भी तो डिपेंड करेगा ना। पहले तो इसे तैयार करो, इसे मनाओ सोडियम के न्यूक्लियस को, सोडियम के न्यूक्लियस को मनाओ, ले ले भैया एनर्जी ले ले, तू देख तेरी एनर्जी निगेटिव में है, हम दे रहे हैं तुझे एनर्जी ले ले। वो कहेगा भाई मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों लूं एनर्जी, मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो मजे में हूं, मैं क्यों लूं एनर्जी तुम्हारी? हम उसे बहकाओ भाई देख एनर्जी ले ले, सारे तुम यहाँ इकट्ठे बैठे हो, भिज भिज के बैठे हो, अलग अलग हो जाओगे, मजे में रहना, खुल खुल के रहना। ये फिर भी ना माने, जबरदस्ती करनी पड़ेगी इनके साथ। अब इतनी तकड़ी जबरदस्ती अभी तो कर नहीं पाते हम, अभी तो कोई कर नहीं पाया। अच्छा, शायद कर इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि उसकी करने की जरूरत भी नहीं है अभी हमें। नहीं, इनकी जो सवाल था वो अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। इनके सवाल को मजाक मत बनाओ, लेकिन इन्होंने बहुत ही सही दिशा में सोचा है कि अगर हम किसी स्टेबल न्यूक्लियस को उतनी ही एनर्जी दे दें जितनी एनर्जी इसने लूज करी, तो क्या होगा? वापस ये मास गेन कर लेंगे, वापस ये मास गेन कर लेंगे। और हम ऐसा अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन यूनिवर्स में ये प्रोसेस चल रहा है, यूनिवर्स में ये प्रोसेस चल रहा है। कहीं मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो कहीं एनर्जी का मास में भी कन्वर्जन चल रहा है। पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखें, हम अपनी लैब में नहीं कर पा रहे, अपनी अर्थ पर हम इसे एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पा रहे, लेकिन ये यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में, स्टार्स में ये काम चल रहा है, पहले ही चल रहा है। वहां स्टार्स के अंदर न्यूक्लियस बनता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ जाता है, तो वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं लगातार। और उसके पूरे एविडेंसेस भी हैं हमारे पास, उसके एविडेंसेस हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आप एनर्जी अगर दे दें किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को, तो वो अपने आइसोलेटेड न्यूक्लियस में ब्रेकअप हो जाएगा, और जो मास इसका लूज हुआ था वो वापस गेन हो जाएगा, वापस गेन हो जाएगा मास का। सबसे पहले आपको शायद कभी आपने पढ़ा हो, एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को आप प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, मास को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना? एक सेब है, एक सेब है, एक एप्पल है, आपने खा लिया, खत्म। अब कहाँ गया भाई इसका मास? भैया वो आपकी बॉडी के अंदर जुड़ गया। तुलाराम जी की तराजू पर खड़े हो जाओ, पहले सेब तोल लो, फिर अपनी बॉडी को तोल लो, और जब आप खा लोगे तो पता लगेगा आपकी बॉडी का मास सेब के मास के इक्वल बढ़ गया। खत्म नहीं हुआ हो तो खत्म हो ही नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है मास कभी। लेकिन फिर जब आइंस्टीन ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E इक्वल्स mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कंसेप्ट हो गया फेल। फिर उसके बाद क्या आपने पढ़ा था, क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी खत्म हो गया। भाई एनर्जी तो बन सकती है, कहां से बन सकती है? मास को आप कन्वर्ट कर दो एनर्जी में, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई नहीं हो गई?
इससे पहले क्या था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना, इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड। कैसे? एक मास को आप, भाई तरीका होना चाहिए आपके पास, सूटेबल मेथड होना चाहिए। अगर है आपके पास ऐसा तरीका कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें तो एनर्जी बन जाएगी। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास भी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं है ना? तो अब एक्चुअली क्या है, अब कंसेप्ट ये है, अब है कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में अगर मास घट रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, और अगर यूनिवर्स में कहीं पर एनर्जी घट रही है तो उस जगह पर मास बढ़ रहा है। मास और एनर्जी का सम कंजर्व रहेगा पूरा का पूरा। तो कहीं मास से एनर्जी बन रही है, जैसे सूरज है हमारा, लगातार इसका मास घटता चला जा रहा है, लगातार ये कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अब इसका मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। लेकिन और बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, वहां एनर्जी का वापस मास में भी कन्वर्जन हो रहा है। तो इसलिए पूरे यूनिवर्स का मास और एनर्जी मिलकर के कंसेप्ट है। बिल्कुल सही, आपने बात सही सोची है कि अगर एनर्जी दे दी जाए तो फिर क्या होगा, फिर मास बढ़ जाएगा। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी हमारी? बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी बोलिए? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट कितना होगा बोलिए? मास डिफेक्ट कितना होगा बोलिए? मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब सपोज एक न्यूक्लियस है एक्स जेड ए, जिसमें जेड प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर है ए। तो इसमें प्रोटॉन का मास कितना होगा? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? न्यूट्रॉन्स होंगे ए माइनस जेड। तो इनका मास कितना होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो इसे, है ना? तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, ये तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया, क्या हो गया? ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया? मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है? ये आपका पूरा होगा मास डिफेक्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से, ये निकल जाएगी आपकी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। क्या निकल जाएगी? ये बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है, हालांकि वो इस साल कट गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? मास नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप डिवाइड कर दीजिए बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल कर आ जाएगी। क्लियर है बात इतनी? हम्म। हाँ जी, ऑनलाइन वालों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑनलाइन वालों में से किसी को कोई प्रॉब्लम?